अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हमने लाइफ साइकिल ऑफ HIV को पढ़ना है। तो चलो बच्चों लेक्चर का आगाज़ करते हैं इंट्रोडक्शन की एडिंग से। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में HIV किन सेल्स को टारगेट करता है। तो मेन जो प्राइमरी सबसे टारगेट है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं। ये वाइट ब्लड सेल की एक ख़ास टाइप है। इन्हीं को CD4 सेल्स या शॉर्ट में T4 सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस को भी HIV टारगेट कर सकता है। मैक्रोफेजेस भी वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। और इसके अलावा कुछ खास तरह के ब्रेन सेल्स हैं, उनमें भी HIV जो है वो दाखिल हो जाता है, इंटर हो जाता है। अगर आपको नाम बता दूं उन ब्रेन सेल्स का, तो उनका नाम है एस्ट्रोसाइट्स, ASTROCYTES, एस्ट्रोसाइट्स। तो उन ब्रेन सेल्स में HIV इंटर हो जाता है और उनको रेजरवायर के तौर पे इस्तेमाल करता है, यानी वहाँ अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और फिर वहाँ से निकल के तो बाकी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये बाकी ऑर्गन्स के जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, उनको भी इन्फेक्ट करने की HIV सलाहियत रखता है। तो बात अब आगे बढ़ाते हैं बच्चे और ये जानते हैं कि जो मेन टारगेट है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, इसको CD4 सेल क्यों कहते हैं। तो इस सिलसिले में आप ये रिकॉल करें कि तमाम सेल्स प्रोकैरियोटिक हों या यूकैरियोटिक, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके कि लिपिड बाइलेयर है, उसमें एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं और भी फीचर्स हैं, लेकिन हम एम्बेडेड प्रोटीन्स को फोकस करेंगे। बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वैराइटीज़ ऑफ फंक्शंस वो परफॉर्म करती होती हैं। उन्हीं में से एक टाइप है रिसेप्टर प्रोटीन्स, यानी सरफेस, इसकी सेल की सरफेस पे जो प्रोटीन्स हैं, सेल सरफेस प्रोटीन्स, वो कई एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। उनमें से एक फंक्शन है रिसेप्टर्स का। कुछ प्रोटीन्स हैं जो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। अब रिसेप्टर्स हम किन को बोलते हैं? रिसेप्टर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं सेल के सरफेस पे जो ख़ास तरह के मालिक्यूल्स के साथ बाइंड करती हैं। जब वो मालिक्यूल उन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो बच्चे सेल के अंदर एक सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होता है ख़ास अंदाज से, और वो न्यूक्लियस तक पहुँचता है। न्यूक्लियस अकॉर्डिंगली कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करवाता है जिससे सेल का बिहेवियर तब्दील हो जाता है या सेल अकॉर्डिंगली ख़ास तरह के फंक्शंस पर परफॉर्म करता है। यानी एक तरह की केमिकल कम्युनिकेशन में इन रिसेप्टर्स का जो है वो किरदार है। इन्हीं रिसेप्टर्स में से बच्चे एक रिसेप्टर है CD4 रिसेप्टर। जिन सेल्स के ऊपर ये CD4 रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद हो उन सेल्स को हम CD4 सेल्स या CD4 प्लस सेल्स का नाम देते हैं। तो आमतौर पे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स या हेल्पर टी सेल्स को ही CD4 सेल्स कह देते हैं क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट CD4 सेल्स में यही है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस का यहाँ पर जिक्र है, इनकी सरफेस पे भी CD4 रिसेप्टर्स हैं और ये मैक्रोफेजेस जो है मोनोसाइट्स से डिराइव्ड होते हैं। तो मोनोसाइट्स जो है उनकी सरफेस के ऊपर भी CD4 रिसेप्टर्स जो है मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तमाम CD4 सेल्स में जो मेन सेल है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को ही CD4 सेल का आमतौर पे नाम दिया जाता है। ये CD4 रिसेप्टर्स मैंने कहा कि केमिकल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। अब HIV का CD4 के साथ क्या ताल्लुक है? अब HIV वायरस है, इसने सेल के अंदर दाखिल होना है ना, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में इंटर होना है, क्योंकि वायरसेस जो है वो सेल के अंदर आखिरी अपने आप को लिविंग के तौर पे बिहेव करते हैं। तो HIV को सेल के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। अब सेल के अंदर इंटर होने के लिए पहले HIV को सेल की सरफेस के ऊपर अपने आप को अटैच करना है। अब उस अटैचमेंट के लिए ना HIV इन CD4 रिसेप्टर्स को इस्तेमाल करता है। HIV इन्हीं CD4 रिसेप्टर्स के साथ अपने आप को अटैच करता है, बाइंड करता है और फिर सेल के अंदर उसकी एंट्री जो है वो आसान हो जाती है। तो इसलिए हम इसको HIV के साथ CD4 रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं या हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो कि होस्ट हैं। तो आपको पता चल गया कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट से प्राइमरी टारगेट क्यों है, ये मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट्स उसका प्राइमरी टारगेट, ये मेन टारगेट क्यों है। बात आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं इनका काम क्या है? हेल्पर टी सेल्स आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और उसको बूस्ट करते हैं, इनहेंस करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जिस जगह इन्फेक्शन हो रहा है ना उसको हम साइट ऑफ इन्फेक्शन कहेंगे। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो बाकी वाइट ब्लड सेल्स को बुलाते हैं। हेल्पर टी सेल्स ही वो सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स के जो बाकी तमाम वाइट ब्लड सेल्स को बुलाएंगे और उनके रिस्पॉन्स को जो है वो एक्टिवेट करेंगे
और अगर हेल्पर टी सेल्स कम हो जाते हैं या नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी वाइट ब्लड सेल्स वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जैसे इनका नाम बताता है कि हेल्पर हेल्प करने वाले हैं और बाकी वाइट ब्लड सेल को हेल्प करते हैं उनके रिस्पांस को इनिशिएट करने में, एक्टिवेट करने में। तो अगर हेल्पर टी सेल्स का नंबर डिक्रीज़ होता है बच्चे, तो इसका मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम डिक्रीज़ हो गया, उसमें डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। इसीलिए इस वायरस को हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का नाम देते हैं, क्योंकि ये हेल्पर टी सेल्स को नॉन फंक्शनल बनाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो इंट्रोडक्शन के ऊपर तफसील से बात करने के बाद अब हम जो इसके स्टेप्स हैं लाइफ साइकिल के जो स्टेप्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। और कॉमन सेंस है कि पहला जो स्टेप होना है वो अटैचमेंट होगा। एचआईवी अपने आप को हेल्पर टी सेल्स के साथ अटैच करेगा। इसके लिए मैं आपको बता चुका कि हेल्पर टी सेल्स के ऊपर एक ख़ास तरह का रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, रिसेप्टर प्रोटीन है, जिसको हम CD4 प्रोटीन कहते हैं। उसके साथ इसने अपने आप को बाइंड करना है। लेकिन एचआईवी के पास ऐसा क्या है जो CD4 के साथ बाइंड करता है? तो एचआईवी के इन्वेलप में एक प्रोटीन है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन 120 कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन 120 CD4 के साथ अटैच्ड होती है। अब लास्ट टाइम लेक्चर में आपको मैंने एचआईवी का स्ट्रक्चर समझाया। आप यहाँ पे उसका इन्वेलप देख सकते हैं। इन्वेलप में ये स्पाइक्स विजिबल है। स्पाइक का दो पार्ट्स हैं, एक आउटर और एक ये ट्रांसमेम्ब्रेन। जो आउटर पार्ट है इसको GP120 कहते हैं और यही वो GP120 है बच्चे जिसने किसके साथ अटैच होना है, जाके CD4 रिसेप्टर्स के साथ अटैच्ड होना है और ये बाइंडिंग जो वो हो जाएगी, जिसके नतीजे में फिर एचआईवी सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो ये जो GP120 है ये अटैचमेंट का रोल प्ले करेगी और ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट है ना, इनर पार्ट, ये GP41 है। ये भी लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था, GP41 है और ये भी एंट्री में हेल्प करता है, अटैचमेंट में तो नहीं लेकिन वायरस की सेल के अंदर जो एंट्री है उसमें हेल्प करता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, यही चीज़ आपको दिखाई गई है कि ये T4 सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट्स, टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, उनकी सरफेस के ऊपर ये CD4 रिसेप्टर मॉलिक्यूल और एचआईवी की तरफ से इन्वेलप प्रोटीन 120 उन CD4 के साथ यहाँ पे बाइंड कर रही है, अटैच अपने आप को करवा रही है। तो ये जो GP120 एचआईवी का पार्ट है ना, तो एचआईवी का पार्ट है, तो GP120 के बाइंड करने का, अटैच होने का मतलब है एचआईवी का अटैच होना, अटैच करना। तो ये अटैचमेंट का स्टेप था बच्चे। अब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन की। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि इन्वेलप तो अटैच हो गया, बाइंड कर गया, किसके साथ बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, CD4 रिसेप्टर के साथ। अब जो उसके नीचे का कंटेंट है एचआईवी का, अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इन्वेलप के नीचे आपको ये इनर पार्ट आपको नज़र आ रहा है। इस इनर पार्ट का साइटोप्लाज्म में दाखिल होना जो है ये पेनिट्रेशन है। अब इसके लिए 3 छोटे से स्टेप्स होंगे। सबसे पहले काम होना है बच्चे फ्यूजन का। फ्यूजन का मतलब है दो चीज़ों का मिलकर एक हो जाना। कौन सी चीज़ किसके साथ फ्यूज हो रही है? वायरस का, एचआईवी का इन्वेलप होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एचआईवी का ये जो इन्वेलप है ना बच्चे, ये सेल मेम्ब्रेन का टूटा हुआ, अलग हुआ एक टुकड़ा है, एक पीस है। एक होस्ट सेल में से एचआईवी जब बाहर निकलता है तो बाहर निकलते वक्त वो होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा, एक पीस कट करके अपने आसपास रैप कर लेता है और वही टुकड़ा बाद में अपेयर होता है, ये बनता है इसका एचआईवी का इन्वेलप। तो बच्चों ये इन्वेलप चूँकि सेल मेम्ब्रेन का ही अलग हुआ एक टुकड़ा है, पीस है, तो बड़ी आसानी से ये फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो सकता है और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ आफ्टर दी अटैचमेंट ये फ्यूज हो जाता है। अब जैसे ये फ्यूजन होगी तो उससे अगला जो इवेंट है वो एंडोसाइटोसिस का है, यानी जो इनर कंटेंट है वो सारे का सारा अब किधर आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे फ्यूजन हो गई और फ्यूजन के बाद जो उसका इनर कंटेंट है ये अटैचमेंट में भी आप देख सकते हो, जिसमें उसका कैप्सिड है, उसके एंजाइम्स हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। अब उनके बाद जो है वो एक कवरिंग है जिसको कैप्सिड कह रहे हैं। ये सारा इनर कंटेंट जो है वो साइटोप्लाज्म में आ रहा है। अब ये है एंडोसाइटोसिस। ये आपने एंडोसाइटोसिस बाय द वे 9th में भी पढ़ी थी
एंडोसाइटोसिस चैप्टर नंबर 4 में, और यहाँ पे भी आप फर्स्ट ईयर में भी इसका जिक्र सुन चुके हैं। तो एंडोसाइटोसिस के सेल मेम्ब्रेन की मदद से सेल मेम्ब्रेन इनविजिनेट करे या सेल मेम्ब्रेन फ्यूज़ करके किसी मटेरियल को बल्क में जब अंदर लेके आती है, तो दैट इज़ एंडोसाइटोसिस। आगे दो टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस और पानोसाइटोसिस। तो उसी एंडोसाइटोसिस की बात हो रही बच्चे। यहाँ पे इनविजिनेशन नहीं हुई बल्कि फ्यूजन के नतीजे में एंडोसाइटोसिस हुई है। जैसे ही फ्यूजन हुई फिर दूसरा इवेंट क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस। अब अगर आप गौर करें डायग्राम में, तो मेन चीज़ तो उसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और एंजाइम्स हैं, इन्हीं साइटोप्लाज्म में रिलीज होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी उनके बाहर एक प्रोटीन कवरिंग कैप्सिड जो है मौजूद है। तो अब अगला काम ये होना चाहिए कि ये कैप्सिड उतरना चाहिए, अनकोटिंग होनी चाहिए। तो पहला फ्यूजन, फिर एंडोसाइटोसिस, अब उसकी अनकोटिंग होनी है। जो HIV पार्टिकल है, HIV वायरस है, वो अपना प्रोटेक्टिव कोट जो है वो उतार देगा और इस इवेंट को हम कहेंगे अनकोटिंग। अनकोटिंग के नतीजे में बच्चे जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स हैं इसके, और जो इसके एंजाइम्स हैं, ये सारे साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे। तो ये स्टेप नंबर 2 था, पेनिट्रेशन। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पे, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में भी जिक्र हुआ कि जो HIV है ये रेट्रोवायरसेस से ही बिलोंग करता है, उसकी एक सब ग्रुप है रेट्रोवायरसेस में। तो तमाम रेट्रोवायरसेस के पास एक एंजाइम है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक प्रोसेस करता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन पहले आपको पता होनी चाहिए, DNA के मॉलिक्यूल से RNA के मॉलिक्यूल का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, उल्ट हो जाए, RNA से DNA बन जाए, तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और ये आपको यूनिक फीचर जो है मिलता है वायरसेस में, रेट्रोवायरसेस के अंदर इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वो RNA मॉलिक्यूल से DNA का मॉलिक्यूल बनाता है। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल है उससे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब बच्चे ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बना है, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, इसके ऊपर जो जेनेटिक कोड है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के ऊपर कोड मौजूद था। इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि ये कम्प्लीमेंट्री है टू दी RNA मॉलिक्यूल। और चूंकि कम्प्लीमेंट्री है, दैट्स व्हाई दिस DNA मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री DNA, शॉर्ट में CDNA। तो ये स्टेप नंबर 3 था। अगर इसको आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों के ये रिलीज हो गया वायरल RNA। स्टेप नंबर 2 में ये अनकोटिंग हो चुकी है, रिलीज हो चुका। और स्टेप नंबर 3 में उस वायरल RNA से क्या बन चुका बच्चे, सिंगल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री DNA बन चुका। अब चूंकि RNA से DNA बन चुका है तो उस RNA की ज़रूरत नहीं है, तो उस RNA को स्टेप नंबर 4 में तोड़ दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 है ब्रेक डाउन ऑफ वायरल RNA। जैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई तो वायरल जीनोमिक RNA की अब ज़रूरत नहीं रही, वो डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। इसके लिए एक एंजाइम है जो ये काम करता है, और वो एंजाइम है बच्चे राइबोन्यूक्लियेज। अब राइबोन्यूक्लियेज को ब्रैकेट में RNase लिखा गया है। क्यों इसको ब्रैकेट में RNase का? क्योंकि राइबोन्यूक्लियेज RNA के ऊपर एक्ट कर रहा है। जो एंजाइम्स प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करें आप उन्हें प्रोटीएजेस कह देते हैं, लिपिड्स के ऊपर एक्ट करने वाले को लाइपेजेस कहते हैं, तो RNA के ऊपर एक्ट करने वाले को RNase बोलेंगे। तो RNase कोई सा भी एंजाइम जो RNA के ऊपर एक्ट करता है, जिसका सबस्ट्रेट RNA है, वो RNase होगा। उन्हीं में से एक राइबोन्यूक्लियेज है, RNA के ऊपर एक्ट करता है और उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो ये स्टेप नंबर 4 था। डायग्राम में जाके इसको देखें तो यहाँ पे बच्चे मार्क किया गया, और आप देख सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोमिक RNA जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, ब्रेक हो चुका। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, जो कि रेप्लिकेशन है कम्प्लीमेंट्री DNA की। देखो स्टेप नंबर 3 में हमने बात की कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बना है। तो अब सिंगल स्ट्रैंडेड DNA तो जो है वो किसी काम का नहीं है एक तरह से, क्योंकि बच्चे इस DNA वायरस का जो DNA है ना, इसने लिम्फोसाइट T हेल्पर सेल्स जो हैं उनके DNA के साथ कंबाइन होना है। अब देखो बात हो रही है ह्यूमन की, ह्यूमन का T हेल्पर सेल है ये, तो ह्यूमन तो यूकैरियोटिक हैं,
और हमारा जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो वारिस के डीएनए ने हमारे जो टी सेल्स हैं, T4 सेल्स हैं, उनके डीएनए के साथ कंबाइन होना है। जो होस्ट सेल है उसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, वायरस का जो डीएनए अभी तक सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो ये बाइंडिंग नहीं हो सकती, ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। तो ज़रूरी है ना कि वायरस का जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो, ताकि वो हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ ज्वाइन कर सके। तो स्टेप नंबर 5 में यही काम हो रहा है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है, यानी वो कन्वर्ट होता है डबल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री डीएनए में। अगर आप डायग्राम में इसको देखें बच्चे, तो स्टेप नंबर 5 यहाँ पे आपको विजिबल है। पीछे देखें तो सिंगल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री डीएनए, आगे देखें तो डबल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब ज़रा इन स्टेप्स को देख लेते हैं, इनकी लोकेशन को। स्टेप नंबर 1 जो था अटैचमेंट का, सेल के बाहर हुआ। स्टेप नंबर 2 जो एंट्री है सेल के अंदर वायरस के मटेरियल की, ये बाउंड्री के ऊपर हो रहा है। स्टेप नंबर 3 साइटोप्लाज्म में, 4 साइटोप्लाज्म में, 5 भी साइटोप्लाज्म में। अब जो ये डबल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री डीएनए बन चुका स्टेप नंबर 5 में, इसने बच्चे जो होस्ट सेल है उसके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ ज्वाइन करना है। तो वो तो वो चूँकि सेल यूकैरियोटिक है तो वो तो पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। सेल का, होस्ट सेल का डीएनए किधर पड़ा हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम में। तो अगर वायरस के डीएनए ने होस्ट के डीएनए के साथ ज्वाइन करना है तो वायरल डीएनए को न्यूक्लियस में दाखिल होना पड़ेगा। तो जब ये एंट्री हो जाती है तो स्टेप नंबर 6 बच्चे यही है कि जो होस्ट के डीएनए उसके साथ वायरल डीएनए फ्यूज़ हो जाता है, ज्वाइन कर जाता है, और इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। स्टेप नंबर 6 हमारा यही है बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ कम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो वायरस का जो डबल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो इंटीग्रेट कर जाता है, पार्ट बन जाता है, ज्वाइन कर जाता है होस्ट सेल के डीएनए के साथ। और इसके पीछे भी एक वायरस का ही एंजाइम है जिसको हम नाम देते हैं इंटीग्रेज का, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का काम कर रहा है। अब जैसे ये इंटीग्रेशन होगी बच्चे, तो उस इंटीग्रेटेड डीएनए को हम क्या कहेंगे? वायरस का डबल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री डीएनए इंटीग्रेट हो चुका। अब उस वायरल इंटीग्रेटेड डीएनए को हम नाम देते हैं प्रो वायरस का। प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसको डिफाइन कर चुके। स्टेप नंबर 8 है बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन। अब वायरल डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ ज्वाइन कर चुका, तो अब ट्रांसक्रिप्शन चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए मॉलिक्यूल्स का बनना। तो किसके डीएनए से आरएनए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे? हम वायरस को फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब है वायरल डीएनए की बात होगी ना। अब चूंकि वो प्रो वायरस बन चुका है तो हम उसको प्रो वायरल डीएनए कहेंगे। तो प्रो वायरल डीएनए से आरएनए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जो एंजाइम है दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज होस्ट सेल का ही एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज ये वायरस का एंजाइम नहीं है, होस्ट सेल का ही एंजाइम है जो कि ये ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है प्रो वायरल डीएनए से मैसेंजर आरएनए, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोचे कि होस्ट का ये एंजाइम है तो वायरस के लिए क्यों काम कर रहा है, प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके कि जैसे ही वायरस जो है वो होस्ट सेल में दाखिल होता है तो उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है। तो जहाँ सेल के होस्ट सेल के काम हो रहे होते हैं उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी से, वहीं पे जो वायरस आया हुआ है वायरस भी सेल ही की मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करवाता है। बात इसी चीज़ को हम बच्चे अब हम डायग्राम में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें स्टेप नंबर 8 में आरएनए के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और दो तरह के आरएनए के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक जीनोमिक आरएनए टाइप और दूसरी मैसेंजर आरएनए। तो दो तरह के आरएनए मॉलिक्यूल्स ट्रांसक्राइब होंगे, मैसेंजर आरएनए और जीनोमिक आरएनए। जीनोमिक आरएनए कौन सा है? जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करेगा। भाई एचआईवी का स्ट्रक्चर देखो ना, एचआईवी के स्ट्रक्चर में आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं ना जो उसका जेनेटिक मटेरियल बना रहे हैं, तो ये जीनोमिक आरएनए है। तो ये वायरस तो सेल के अंदर दाखिल हो चुका, और उसका जैसे ही सेल के अंदर दाखिल हुआ था तो उस आरएनए से जब डीएनए बन चुका था तो वायरस का अपने जो आरएनए मॉलिक्यूल्स थे उनको तो स्टेप 4 में
तोड़ दिया गया, डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। तो अब सेल के अंदर बहुत सारे नए वायरसेस बनने हैं ना, तो हर नए वायरस के पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, आरएनए मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होगी तो जो नए वायरसेस बनने हैं, नए वायरसेस जहाँ बनने हैं उनकी जहाँ प्रोटीन्स बनना ज़रूरी हैं, जहाँ नए वायरसेस के लिए एंजाइम बनना ज़रूरी है, वहीं पे नए वायरसेस के लिए जीनोमिक आरएनए का बनना भी ज़रूरी है। तो स्टेप नंबर 8 में ट्रांसक्रिप्शन में दो तरह के आरएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जीनोमिक आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8 ये न्यूक्लियस में हुए। जब ये दोनों तरह के आरएनए मॉलिक्यूल्स बन गए तो इनको बच्चों न्यूक्लियस से रिलीज़ कर दिया जाता है, न्यूक्लियस से रिलीज़ हो जाते हैं और ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब जब ये साइटोप्लाज्म में आ गए हैं बच्चे, तो स्टेप नंबर 9, 10 और रिमेनिंग स्टेप जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। तो स्टेप नंबर 8 के बाद जो कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था, अब स्टेप नंबर 9 में बायोसिंथेसिस होनी है। अब ये स्टेप नंबर 9 जिसको हम बायोसिंथेसिस कह रहे हैं, ये स्टेप नंबर 8 की कंटिन्यूटी है, जिसमें कि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और दो तरह के जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं बन रहे हैं। स्टेप नंबर 8 के अंदर हमने खाली मैसेंजर आरएनए का जिक्र कर दिया, तो स्टेप नंबर 9 बायोसिंथेसिस में साथ हम जो जीनोमिक आरएनए उसका भी जिक्र कर लेंगे। तो जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो इसमें ना सिर्फ मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल बनते हैं, बल्कि इसमें जो जीनोमिक आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फॉर्म हों। अब जब जीनोमिक आरएनए बन गए बच्चे और मैसेंजर आरएनए बन गए तो इनको साइटोप्लाज्म में रिलीज़ किया जाता है और वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स होनी है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स होनी है। प्रोटीन किससे बनेगी बच्चे? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ही तो वो आरएनए मॉलिक्यूल्स है ना जो राइबोसोम के पास जाएंगे, राइबोसोम उनके ऊपर मौजूद मैसेज को रीड करेगा, कोड को रीड करेगा और अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बना देगा। तो राइबोसोम चूँकि साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम है वो साइटोप्लाज्म में होना है। तो जीनोमिक आरएनए है, ये जो है जारी बात है ये प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करेंगे। मैसेंजर आरएनए से सारी प्रोटीन्स बननी है। अब प्रोटीन्स को हम दो कैटेगरीज में बच्चे डालते होते हैं, एक होती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और दूसरी होती हैं फंक्शनल प्रोटीन्स। तो एक वायरस के लिए जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो उसके आसपास जो उसके इन्वेलप में मौजूद हैं और जो बाकी उसके स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, और वायरस के लिए जो फंक्शनल प्रोटीन्स होंगी वो उसके एंजाइम्स होंगे जिन्हें वायरस को ज़रूरत होती है। तो दोनों तरह की प्रोटीन्स यहाँ पे बनेगी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी और वायरस के जो एंजाइम्स हैं यानी फंक्शनल प्रोटीन्स वो भी बनेगी। तो जो वायरल मैसेंजर आरएनए बच्चे बन चुके, साइटोप्लाज्म में आ चुके, यहाँ पे उनकी ट्रांसलेशन होनी है, यानी राइबोसोम की मदद से उन मैसेंजर आरएनए को देख के राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करवा देगा। यहाँ पे जो प्रोटीन्स बनती हैं बच्चे वो लार्ज प्रोटीन्स बनती हैं, बड़े साइज़ की प्रोटीन्स बनती हैं। और जब ये बड़े साइज़ की प्रोटीन्स बनती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वायरस का ही एक एंजाइम है वो इन लार्ज साइज प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देता है और हर पीस जो है वो एक्ट करता है एज अ प्रोटीन, एज अ फंक्शनल प्रोटीन, एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो जब लार्ज प्रोटीन्स बन गई तो उसके बाद वायरस का ही एक एंजाइम जो कि प्रोटीएज है, ये वायरस का एंजाइम प्रोटीएज, ये उस लार्ज प्रोटीन्स को क्लीव कर देगा, ब्रेक कर देगा छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के अंदर। लेकिन साथ मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनती हैं बल्कि और साथ क्या बनेगा, जो एंजाइम्स हैं जो वायरस को चाहिए हैं वो भी बनेंगे। तो हम साथ लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ साथ वायरल एंजाइम जो है वो भी सिंथेसाइज होंगे इसी स्टेप नंबर 10 में। अब जब ये वायरस के सारे स्ट्रक्चर्स बन गए हैं तो नंबर 11 के ऊपर क्या होना चाहिए बच्चे, इन सारे स्ट्रक्चर्स को असेंबल होना चाहिए। जीनोम बन गया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन गए, एंजाइम्स बन गए। अब इनको सबको जोड़कर तो एक वायरस का जो पार्टिकल है वो बनाना चाहिए। तो स्टेप नंबर जो 11 है बच्चे वो है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में क्या होगा, जितने भी वायरस के कंपोनेंट सिंथेसाइज हो गए ये असेंबल होंगे, इनकी असेंबली होगी, इकट्ठे होंगे, ज्वाइन होंगे और मैच्योर जो वायराइंस हैं वो बनाएंगे या वायरस पार्टिकल्स जो हैं वो बनाएंगे। इसी चीज़ को डायग्राम में ज़रा देख लें तो यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हो कि स्टेप नंबर 9 और स्टेप नंबर 10 जो है ये डील करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फार्मेशन के साथ। और जब ये सारी चीज़ें बन गई, एंजाइम्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वगैरह और जीनोमिक आरएनए, ये सारी चीज़ें स्टेप नंबर 11 में इकट्ठे होकर क्या बना देंगे, एक मैच्योर जो वायरस पार्टिकल है वो फॉर्म कर देंगे।
लास्ट के ऊपर जो स्टेप बचता है वो स्टेप नंबर 12 है, जिसमें कि ये मेच्योर पार्टिकल, वायरस पार्टिकल सेल से बाहर निकलेंगे, इनका रिलीज़ होगा। तो बच्चे जो मेच्योर वायरन्स हैं यानी वायरस पार्टिकल्स हैं वो रिलीज़ होंगे, और रिलीज़ के लिए क्या प्रोसेस है, बडिंग का, बड ऑफ होंगे। यानी आम तौर पे तो हम ये जानते हैं ना कि सेल बर्स्ट कर जाता है, रप्चर हो जाता है, लेकिन इस केस में HIV के केस में जो होस्ट सेल है वो रप्चर नहीं होता, बर्स्ट नहीं करता, बल्कि जो HIV उससे बड ऑफ करता है, एक आउट ग्रोथ बनती है, एक बड ऑफ यूँ बडिंग सी हो जाती है, और सेल के बाद ये आउट ग्रोथ बनी सेल मेम्ब्रेन की, ये बड बना, और इसके अंदर जो है ये वायरस जो है मौजूद है, और ये इससे फिर बड अलग हो जाती है, यानी वायरस बड ऑफ हो जाता है। तो जब ये बड ऑफ हो रहा है, जैसे आपको शुरू में बताया कि जैसे ही वायरस जो है वो सेल से बाहर निकल रहा है, तो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा ये कट करके अपने आसपास रैप कर लेता है। इस बडिंग के प्रोसेस में होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन का एक पोर्शन कट होके वायरस के बाहर आ जाता है, जो वायरस का इन्वेलप बाद में अपेयर होता है। चूँकि होस्ट सेल की मेम्ब्रेन का एक पोर्शन कट गया, एक वायरस पार्टिकल निकला है तो एक पोर्शन कट गया, तो बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स निकलेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे पोर्शंस जो है वो कट हो जाएंगे। अब सेल मेम्ब्रेन के पोर्शंस के कट होने का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन छोटी हो गई है, और सेल मेम्ब्रेन के छोटे होने का मतलब है सेल छोटा हो गया है। तो जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो इतने स्मॉल हो जाते हैं, उनका साइज़ इस हद तक डिक्रीज़ हो जाता है कि या तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो जब वो नॉन फंक्शनल है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और पर्सन जो है हम कहते हैं उसे एड्स हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया उसे। तो ये था बच्चे लाइफ साइकिल। मैंने कोशिश की कि तमाम चीज़ें जो हैं वो हर तरह की एक्सप्लेनेशन उसमें ऐड करूं, इसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को आपने लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, और लास्ट के ऊपर ये डायग्राम जो है ऑलरेडी मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसे भी आपने देखना और समझना है। मेन चीज़ ये डायग्राम है, ये अगर आपको आती है तो इसी के जो स्टेप्स हैं उनको आप अपने लफ्ज़ों में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।